बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, इसके वाक्य को हम कैसे इजीली पहचान सकते हैं और ऐसे वाक्यों को इजीली हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने पहले कहा था कि ये फ्यूचर है और फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्टिविटी जो घटित होंगे अभी भविष्य में। ठीक है, और ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होती है, हमारी गा होती है, ठीक है, गी होती है और ये होती है। ये पहला चीज आप याद कर लोगे, ठीक है ना, फ्यूचर। और हमने कहा था कि ये दोनों मिलकर हमारे बनाएंगे फ्यूचर टेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्या होंगे, गा गी गी। ठीक है, और मैंने कहा था कि जब जो बीच में होता है, जो बीच में होंगे, चाहे वो इंडिफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, तो वो उनका मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी की जो स्थिति है वो शो करते हैं। मतलब इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। यानी कि ऐसे वाक्य जो गा गी गे से अंत होगा, लेकिन जो उसकी क्रिया की जो अवस्था होगा वो अनिश्चित होगा। आप कहेंगे कि ये अवस्था क्या होता है, अनिश्चित। अवस्था का मतलब कि जो क्रिया है कब स्टार्ट हुआ, हमारे पास कोई जानकारी नहीं होगा। क्रिया हमारी प्रारंभ है कि नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं होगा। हमारा क्रिया का अंत कब होगा, हमारे पास जानकारी नहीं होगा। यानी कि जो इनकी अवस्थाएं क्रिया का, उनका हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट रखा गया। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बात करेंगे तो ऐसे वाक्य जिनका अंत गा गी गे से होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल आप दिमाग में रख लोगे कि इनकी जो एक्टिविटी है, जो क्रिया हो रही है, वो अनिश्चित अवस्था में होनी चाहिए। अनिश्चित का मतलब कि क्रिया कब प्रारंभ हुआ, क्रिया जारी है कि नहीं जारी है, क्रिया कब अंत होगा, हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको बात करेंगे कि इनकी पहचान की। अगर हम बात करें पहचान की, तो बात करें तो ऐसे वाक्य जिसका अंत, ठीक है, ठीक है, गा या गी या गे से हो, ठीक है, गा से हो या गी से हो या गे से हो, तो वो क्या होता है हमारा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे राम घर जाएगा, आज मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, मेरी मम्मी आटा सब्जियां खरीदने जाएंगी। तो जो भी वाक्य गा गी गे से हो, वो क्या होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, मेरी बात समझना कि ऐसे वाक्य गा गी से अंत होनी चाहिए। और अभी आपको एग्जांपल से बेटर समझ आएगा, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें। जहां भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होंगे, यानी कब क्या होंगी। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन सारी चीजें आज दूर हो जाएंगी। अब बिल्कुल मेरी बातों को बस समझने का प्रयास करना, सुनने का प्रयास करना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि सब्जेक्ट मैंने लिखा, ठीक है, का सिंगुलर होना या सब्जेक्ट का प्लूरल होना, यहां मेरी बात समझना। यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, और हमेशा हम क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी सब्जेक्ट का सिंगुलर होना, सब्जेक्ट का प्लूरल होना, इन दोनों कंडीशन में हम केवल विल का इस्तेमाल करेंगे। प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लस अदर वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट में फुल स्टॉप। अभी अब कंफ्यूज होंगे आप कि मैंने विल क्यों कहा, सेल क्यों नहीं कहा। मेरी बात समझेंगे कि मॉडर्न ग्रामर में, जो प्रेजेंट टाइम के ग्रामर में, सेल हमारा क्या हो चुका है, जो सेल है वो फ्यूचर इंडेफिनिट से हटा दिया गया। यानी अब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब कहेंगे कि सेल का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो सेल का इस्तेमाल अब मोडास की तरह इस्तेमाल होने लगा है। तो इसीलिए अब टेंस में हमें सेल का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपके लिए बड़ा फायदा हो गया
क्योंकि उसमें बहुत सारे लफड़ा था कि आई वी के साथ सेल का इस्तेमाल करना, बाकी साथ विल का इस्तेमाल करना, तो वो भी प्रॉब्लम क्या हो गए, सॉल्व हो गए। यानी कि हमेशा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें हमेशा विल का ही इस्तेमाल करना। और ये बात दिमाग में आप रख लेंगे कि अब सेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और वो मोडास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल इस बात को दिमाग में नोट कर लेंगे और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, हम वाक्यों को समझेंगे और वाक्यों को बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल सामने है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। इनडायरेक्ट कैसे मालूम पड़ेगा, किसी लगा के प्रश्न, और डायरेक्ट कैसे मालूम पड़ेगा, क्या लगा के प्रश्न। फिर हम अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप से लगाएंगे। वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मैंने कहा मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, हम हाटा जाएंगे। ठीक है, सभी लोग गोरखपुर में, सभी लोग गोरखपुर में, ठीक है, फिल्म देखेंगे। तो ये 3 सेंटेंस है और पहचान तो बिल्कुल आप समझ रहे होगा कि गा गे गे ही होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ गए। अब इनको करते हैं, ट्रांसलेट कर दें। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कर्ता। कर्ता मैंने बार बार कहा कि कर्ता कैसे ढूंढेंगे, कौन लगा के प्रश्न पूछ के। यानी कि मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट कौन खेलेगा, मैं। तो मैं मतलब क्या होगा, आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक लफड़ा नहीं है, हमें विल का इस्तेमाल करना। तो आई विल प्ले क्या, क्रिकेट। और यहाँ पे क्या करेंगे हम कल के लिए, टुमारो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्रिकेट, टुमारो, TOMORRO, टुमारो। आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हम हाटा जाएंगे, वी विल गो टू हाटा। तो यहाँ भी हमारा डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, सभी लोग गोरखपुर में फिल्म देखेंगे। तो ऑल द पीपल विल वॉच मूवी। कहाँ पे, इन द गोरख। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि हमें हमेशा विल का इस्तेमाल करना है, अब सेल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बिल्कुल डाउट दिमाग से आप निकाल देंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी बड़ा आसान है। तो बच्चों अभी हम जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में समझेंगे और उनके वाक्यों को ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। तो नेगेटिव ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल बस नहीं होगा और वाक्य का अंत क्या होगा हमारा, गा गी के से होगा। यानी कि ऐसे वाक्य जिसका अंत गा गी के से हो और उसमें नहीं शब्द हो, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों हो सकता है। और दोनों के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे और विल के तुरंत बाद हमेशा हमें नॉट का इस्तेमाल करना। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट्स होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समझते हैं उसको कि मेरी मम्मी कल खाना नहीं बनाएगी। खाना नहीं बनाएगी, तो खाना कौन नहीं बनाएगा, मेरी मम्मी। तो माई मदर विल नॉट नहीं बनाएगी, क्या कुक ना, कुक।
यानी कि माई मदर विल नॉट कुक फूड, कब नहीं बनाएगी, कल, यानी कि टुमारो, यानी कि ये आने वाला समय है, तो आने वाले समय के लिए हम टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। और यही होता है पास्ट वाले बात में, तो हम वहाँ पे एस का जगह इस्तेमाल करते हैं। मोहित कक्षा में शोर नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, मोहित, तो मोहित सिंगुलर है, विल नॉट, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, हमें विल का इस्तेमाल करना है। मोहित विल नॉट मेक अ नॉइज, ये नहीं पढ़ेंगे इसको, ओ पढ़ेंगे, ओ, तो मोहित विल नॉट मेक अ नॉइज, कहाँ पे, इन दी क्लास, बस, ठीक है। सभी बच्चे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, यानी सभी बच्चे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्यों, ऑल दी चिल्ड्रन विल नॉट वेस्ट, इस बर्बाद करना क्या, अपना समय, तो आल मतलब क्या है, बहुवचन है, तो वहां पे देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर टाइम, बस, आई मीन ऑल द चिल्ड्रन विल नॉट वेस्ट देयर टाइम, यानी कि सभी बच्चे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान था नेगेटिव का, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी था कि दो ही जो टेंस हमारा थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो पास्ट इंडेफिनिट। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाके पहले उसको आप जरूर देखोगे, ठीक है। ये बड़ा आसान है। आसान क्यों है ये, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, और मैंने बार बार कहा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे उनको ट्रांसलेट करना बड़ा आसान होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का कमाल क्या है, बस विल का, विल के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और विल को सबसे बाहर कर देंगे, इंटरगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी बनेगा, और उसी विल के बाद अगर हमने क्वेश्चन वर्ड को बाहर कर दिया तो हमारा वो इंटरगेटिव का सेकंड कैटेगरी बनेगी। तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब विल का ही कमाल अंदर बाहर हमें विल को करना है, ठीक है। तो इसमें है तो कर दे रहे। बाकी हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसमें थोड़ा सा डाउट था डज को लेकर, डू को लेकर, डिड को लेकर, तो वहाँ पे बहुत था समस्या कि मतलब कब डज में प्रॉब्लम क्या था कि कब हमें क्रिया को सिंगुलर बनाना है, कब प्लूरल बनाना है, तो वो डाउट था। और वहाँ भी डाउट था हमारा पास्ट इंडेफिनिट में डिड को लेकर के, डिड रहेगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, डिड नहीं रहेगा तो क्रिया की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे डाउट था। लेकिन यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, विल ही है सर्वे सर्वा, यानी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी के बारे में। मैंने कहा भी था कि फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे इसको, या यस या नो टाइप बोलेंगे, ठीक है, आप जो भी बोल सकते हो, यानी कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट कैटेगरी या यस या नो टाइप, ठीक है। एक मेरी बात समझ लेंगे कि जो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नहीं होगा तो विल नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और कभी नहीं होगा तो विल नेवर का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई लफड़ा नहीं है उसमें, कोई लफड़ा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। नॉट है तो विल नॉट, और अगर कभी नहीं है तो विल नेवर, तो इसमें कोई लफड़ा बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे कोई डाउट आप नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो यहां बात करेंगे ऐसे वर्ब जो क्या होंगे, क्या से स्टार्ट होंगे, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी क्या होगा, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ठीक है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य के बारे में, ठीक है। चलिए हमें पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैंने बार बार आपको कहा, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होंगी तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ता है। ये यूनिवर्सल रूल है, इसको याद कर लेंगे। कोई भी टेंस हो, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। कैसे, यहाँ भी वही है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, विल का इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, ठीक है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, और फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यहाँ पे मेरी बात समझना कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इंटरगेटिव में भी नेगेटिव होता है, जिसको इंटरनेगेटिव बोलते हैं, तो यहाँ पे लफड़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसे वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना पड़ता है, ये आप याद कर लेंगे, सभी टेंसों में ये काम करेगा। यानी जो सब्जेक्ट है उसके बाद अगर हमें नॉट लगा देंगे तो वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए वाक्य को देखने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य,
क्या नेताजी जनता के सामने झूठ बोलेंगे? झूठ बोलेंगे, ठीक है। क्या हम कल हाटा जाएंगे? ठीक है। क्या हमारे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे या तंग करेंगे? चिढ़ाएंगे, ठीक है, चिढ़ाएंगे या तंग करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, बड़ा आसान वाक्य है और समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्या नेताजी, क्या हमारे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे? चिढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या हम कल हाटा जाएंगे? जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। तो क्या नेताजी जनता के सामने झूठ बोलेंगे? झूठ कौन बोलेंगे? नेताजी। तो पहले हमने कहा कि विल का इस्तेमाल पहले करेंगे, तो विल या नेताजी, चाहे आप लीडर का इस्तेमाल करो चाहे नेताजी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विल, नेताजी क्या करेंगे? वो झूठ बोलेंगे, टेल अ लाई। झूठ बोले क्या होता है हमारा? टेल अ लाई। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ द क्या पीपल, बस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या नेताजी जनता के सामने झूठ बोलेंगे? विल नेताजी टेल अ लाई इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्या हम कल हाटा जाएंगे? तो वही विल, कौन जाएंगे? हम, तो वी गो टू हाटा। कब है? कल, यानी टुमारो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या हमारे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे? क्या हमारे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे? विल हमारे सभी दोस्त, ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स। या हमने वाक्यों को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि क्या हमारे सभी दोस्त मुझे नहीं चिढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी हम इसको नहीं कर लेते हैं ताकि आपको नहीं कभी समझ आ जाए। तो क्या हमारे सभी दोस्त मुझे नहीं चिढ़ाएंगे? तो विल ऑल माई फ्रेंड्स नॉट। हाँ, मैंने यहाँ पे कहा कि कर्ता के बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है। तो हमने कहा टीज, इसको मी लास्ट में, ठीक है। I mean, will all my friends not tease me? यानी पहले will, फिर हमारी कर्ता हो गई, फिर हमारा not लग गया, फिर ये क्या, और ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बन गया? will all my friends not tease me। tease मीन्स क्या होता है? चिढ़ाना या परेशान करना, तंग करना, आप बोल सकते हैं। और अभी तुरंत हम बात करेंगे कि इंटरोगेटिव की सेकेंड कैटेगरी के बारे में। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की सेकेंड कैटेगरी के बारे में, ठीक है ना। ये इंटरोगेटिव की सेकेंड कैटेगरी को मैं एक बार फिर से आपको मतलब उसे डीपली बताने का प्रयास करता हूँ कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमने पास्ट इंडेफिनिट में हु वाले वाक्य को अलग तरह से ट्रांसलेट करने के लिए सिखाया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम था। लेकिन उनको छोड़कर जो हु वाले वाक्य कहाँ जाएंगे? वो सेकेंड कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि जैसे हम सेकेंड कैटेगरी को हल करेंगे या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हल करेंगे, सेम टू सेम हम हु वाले वाक्य को, यानी कि जो कौन वाले वाक्य को भी ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर समझते पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड या चाहे हु, दोनों एक साथ में, ठीक है। हु भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप बोलोगे नहीं। यहाँ पे समझना हु भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में अलग है, उसको मैंने अलग फॉर्मेट में उसको बताया था, ठीक है। उसमें क्या होता है? अलग तरह से ट्रांसलेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझते हैं। तुम्हें कौन
तुम्हें कौन खाना खिलाएगा, खिलाएगा, ठीक है। तुम्हें ऐसे तो सही कर लो, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा चाहेगा, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, बाप रे बाप, ठीक है। तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, या सेकंड वाक्य, राधा को रमेश कहाँ मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चे मुझे क्यों मारेंगे, ठीक है। यहां भी सेम वही है कि अगर नॉट होंगे तो हम कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, आप चाहे फर्स्ट कैटेगरी हो चाहे सेकंड कैटेगरी हो, अगर नॉट मतलब नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो हमें खाना कौन खिलाएगा, तो वही हु, ठीक है। पहले क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ये है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, पहले क्वेश्चन वर्ड, चाहे हु हो चाहे अन्य, बाकी को छोड़कर, मतलब बाकी को। तो हु विल, ठीक है। खाना खिलाने क्या होता है, इट नहीं होता, फीड होता है, फीड, फीड, हु विल फीड यू, क्या फूड। तो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है इस केस में। लता को रमेश कहाँ मिलेगा, वेयर, ठीक है, विल राधा मीट, मीट किससे मीट, रमेश। वैसे बात, सभी बच्चे मुझे क्यों मारेंगे, वाई विल ऑल दी चिल्ड्रेन beat me, बस why all the children beat me। और ये बड़ा आसान था, ठीक है। यहाँ पे बस स्ट्रक्चर को देखने हैं आप। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप ढूंढ लो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कि जिससे ऐसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछेंगे, विल का इस्तेमाल आप कर लोगे। कर्ता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कर्ता मिलेगा। क्रिया पहचान सकते हो कि एक्टिविटी, जिसमें एक्टिविटी क्या बोलते हो वो क्रिया हमारी होती है। ऑब्जेक्ट लगाओगे पहले किसे, ठीक है, फिर लगाओ क्या, ठीक है। दो तरह से हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, पहले लिखना हमें किसी वाले को, फिर लिखना क्या वाले को। ऐसे बहुत सेंटेंस है जिसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऐसे भी बहुत सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब पहला क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट, दूसरा क्या होगा हमारा डायरेक्ट। और ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो पहले आप श्योर हो जाओगे वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। और जो भी इसके बाद बचेंगे इनके बाद हमारे क्या होंगे, अदर वर्ड में। आई समझ में। तो बच्चों अभी हमने इंटरोगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ा, इंटरोगेटिव की सेकंड कैटेगरी को भी पढ़ा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ, बस समझेंगे कौन सा सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होंगे उसे हम इंटरोगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी करेंगे, कहेंगे, ठीक है। और ऐसे वाक्य जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द होंगे, यानी कि ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम प्रश्न को पूछने के लिए करते हैं, अगर वाक्य बीच में है तो वो इंटरोगेटिव की सेकंड कैटेगरी कही जाएंगी, ठीक है। यानी कि क्या पहले है तो फर्स्ट कैटेगरी, और क्या वाक्य के बीच में है तो सेकंड कैटेगरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि विच, हाउ मेनी, हाउ मच का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आप समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ मच का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अजीब है ये सेकंड कैटेगरी से अजीब है। पहले हम इसके समझेंगे स्ट्रक्चर को। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल करेंगे, या हाउ मच, मतलब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस इनके संबंधित नाउन का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं, ये हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका जगह नहीं है, इसे मैं लिख रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन वर्ड है, चाहे विच हो, चाहे हाउ मनी हो, चाहे हाउ मच हो, इनके संबंधित जो नाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे,
ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस समस्या को बिल्कुल आसान, ठीक है। ये थोड़ी अजीब है, ये इनके बगल में नाउन का प्रयोग करना थोड़ी सी एक लॉजिक है, उसको आप समझोगे। कैसे कैसे कितनी पैसे, ये समझ, कौन सा रंग और कितना पेन, ये यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो इनके बिल्कुल टच में है, तो उनका इस्तेमाल हम उन्हीं के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, जहां समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। अरे कौन सा रंग, तो कौन सा मतलब कौन सा रंग एक साथ इस्तेमाल करेंगे, तो विच कलर में, कलर विच कलर, यहाँ लेकिन जो वर्ड है जो उनके संबंधित है उनको एक साथ इस्तेमाल करेंगे, साथ विच कलर विल यू चूज, बस प्रॉब्लम सॉल्व। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। महिमा कितने पैसे, मेरी बात समझना, पैसे को हम गिन नहीं सकते ग्रामर के अनुसार, तो हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच मनी, ठीक है। विल कौन इस्तेमाल करेंगे, महिमा इस पेंड कब है, टुडे। लास्ट में हाउ मच मनी विल महिमा स्पेंड टुडे, बच्चा कितना पेन खरीदेगा, तो हाउ, और पेन को हम गिन सकते हैं ना, तो हाउ मैनी पेन्स, कितना मतलब लिख के बात हो रही है, कितना पेन्स, हाउ मैनी पेन्स विल द चाइल्ड खरीदेगा, तो बाई। लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये बड़ा आसान था, मतलब इसको थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे, हाउ मच, हाउ मैनी और विच वाले सेंटेंस को, क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब है, क्योंकि इनके तुरंत बाद इनके संबंधित नाउन है, हमने उनका इस्तेमाल किया, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल इसको दिमाग में रख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल दिमाग रखेंगे कि हाँ सेल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, क्योंकि सेल का इस्तेमाल आप मोडास में होने लगा, ठीक है। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर आप हमारे नए व्यूवर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बगल वाले बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।